हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और केस स्टडी करने वाले हैं जो कि केस स्टडी नंबर 8 है। सो आइए देखते हैं इस केस स्टडी में क्या है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मार्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल केस स्टडी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कीरत द फाइनेंस मैनेजर ऑफ जुपिटर लिमिटेड। तो एक कंपनी है जुपिटर लिमिटेड और जिसके फाइनेंस मैनेजर हैं कीरत, estimated that the funds of rupees 5 crores will be required for the diversification of business activities। तो उनको ऐसा लगता है कि 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई कर पाए। बेसिकली डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसमें होता है कि नई नई चीज़ें बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर लाना, ठीक है, नया स्कोप और नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स आप ऐसा समझ लीजिए, फ़िलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। हालांकि बहुत सारी नई नई चीज़ें हो सकती हैं प्रोडक्ट्स के अलावा भी, ठीक है, नए नए स्टेप्स हो सकते हैं, नई नई पॉलिसीज़ हो सकती हैं। फ़िलहाल हम मान के चलते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आए बिजनेस में और उसके लिए उनको 5 करोड़ रुपए की फंड्स की ज़रूरत है। अब ये फंड्स वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि बाहर से पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। ही फर्दर एक्सेस दैट 80% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उनको लगता है कि जितना भी पैसा हमको चाहिए, मतलब 5 करोड़ जितना चाहिए, उसमें से 80% जो है वो पैसा शेयर इशू करने से आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स, बेसिकली शेयर्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। तो प्रेफरेंस तो वो हो गए जो कि सबसे पहले इशू करने से पहले प्रेफरेंस दी जाती है कुछ लोगों को ताकि वो हमारे शेयर्स खरीद सके, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए या क्रेडिटर्स हो गए हमारे कंपनी के। तो वो तो प्रेफरेंस हो गया। इक्विटी बेसिकली सबके लिए होता है, ये नॉर्मल कोई भी व्यक्ति इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कीरत ने जो प्लान बनाया है वो ये है कि 80% पैसा जो है वो इक्विटी शेयर से उठाएंगे और बाकी जो है वो डिबेंचर से। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि एक तो इक्विटी कर लें और दूसरा डेट कर लें, है ना। इक्विटी और डेट में आपको फ़र्क पता ही है। सो डिबेंचर्स बेसिकली ऐसा ऑप्शन हो गया जिसमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे और कंफर्म इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। हालांकि डिबेंचर्स जो है वो थोड़े सस्ते होते हैं इशू होने में, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। और इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसमें उसको इशू करने में थोड़ा टाइम लगता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो इन दोनों तरीक़ों से उन्होंने सोचा पैसे लिए जाए। नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय कीरत। तो क्वेश्चन इतना ही था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एंड में आपको जाना है। अब क्वेश्चन में हमको इतना तो पता है स्टूडेंट्स कि इसमें फाइनेंस डिसीजन भी आंसर हो सकता है, ठीक है। फाइनेंस डिसीजन भी आंसर हो सकता है और दूसरा आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दो आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। अब मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में कि इन दोनों में से क्या लिखें। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर उन्होंने डायरेक्ट पूछा है नेम द डिसीजन अंडरटेकन बाय कीरत, तो यहाँ पे अगर डिसीजन लिखा होता तो आप विदाउट डाउट फाइनेंशियल डिसीजन लिख देते, ठीक है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसीजन ना लिखते हुए उन्होंने प्रोसेस लिखा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी प्रोसेस लिखा हो या कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जिसमें डिसीजन ना आ रहा हो, ठीक है, डिसीजन जैसा चीज़ नहीं आ रही हो, तो आप समझ लें कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइनेंस के बारे में दिया गया है और उसके बाद इन्वेस्ट के बारे में भी दिया हुआ है ना। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उनको ये पता है कि किस चीज़ में उनको इन्वेस्ट करना है, उनको अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही डिसीजन में आप दो दो ले लें, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस डिसीजन आंसर दे देंगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी तो उन्होंने ले लिया है, तो उसका भी तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो दो आंसर यहाँ पे नहीं हो सकते, तो इसीलिए फाइनेंस प्लानिंग आप यहाँ पे लिख दें, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में लिंक पैदा करता है, ठीक है। तो बड़े ही सोच समझ के करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सिंपल सा आंसर है और इसके बारे में अगर वो इम्पोर्टेंस पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं तो वो अलग से
आपको वीडियो मैंने करा दी है। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब भी फाइनेंस डिसीजन का क्वेश्चन आता है और फाइनेंशियल प्लानिंग का आता है। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर तीनों ही डिसीजन आ जाते हैं एक में, है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई तीनों ही दे दें और वो बोलें कि साल ख़त्म होने पे इतना प्रॉफिट हुआ और उन्होंने ऐसे बांट दिए, तो उसमें क्या आएगा? उसमें फाइनेंस डिसीजन आएगा या फाइनेंस प्लानिंग आएगा? दोनों ही नहीं आएंगे, उसमें ये आएगा तीसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तीनों डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है? तो ये तीनों में फ़र्क समझ लो, इन तीनों में कोई ना कोई फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ और अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।